मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, एवं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं इस कोविड-19 पैंडेमिक में भी अपने अध्ययन कार्य में अनवरत लगे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि कोटा विश्वविद्यालय से संबंध है और जो पेपर सेकंड सामाजिक समस्याएं हैं उसका एक पार्ट है, अपराध। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो अपराध शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में अपराध क्या है, या अपराध को हम किस प्रकार से किन किन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। क्या अपराध के श्रेणियां सभी समान हैं या अलग अलग हैं? किस अपराध के लिए किस प्रकार के दंड का विधान है? तो अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो कि अपराध से संबंधित हमारे दिमाग में उठते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में अपराध क्या है। विभिन्न समाजशास्त्रियों, अपराध शास्त्रियों ने अपराध को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, एवं साथ ही यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से हम अपराध को वर्गीकृत कर सकते हैं या किस प्रकार से हम अपराध की श्रेणियां विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपराध क्या है? यदि सामान्य भाषा में हम देखें या व्यवहारिक रूप से हम देखें तो किसी भी समाज विरोधी या सामाजिक नियमों एवं मानदंडों के विपरीत जो आचरण किया जाता है वो सामाजिक रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। अब ये अपराध की मात्रा या श्रेणियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, और यदि हम बात करें कि अपराध का जन्म कब से हुआ, तो जब से समाज का जन्म हुआ तभी से अपराध का जन्म हुआ। केवल समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अपराध के जो प्रकार हैं, अपराध की जो श्रेणियां हैं, उनमें अंतर आया है। अतः अपराध भी उतना ही पुराना है जितना कि समाज। अब हम तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से अपराध के जो प्रति तार्किक और एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित होने लगा, और यह माना जाने लगा कि जो समाज विरोधी कार्य है उसे हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या सभी प्रकार के अपराध समाज विरोधी कार्य से ही बनते हैं, अथवा कानून विरोधी भी अपराध की श्रेणी में आते हैं? ऐसे विभिन्न प्रश्न हैं जिनका इस वीडियो में आज हम लोग उत्तर निकालने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपराध है उसको समझने के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं या दो प्रकार के नज़रिए हैं। पहला समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और दूसरा कानूनी दृष्टिकोण। अच्छा, पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसको सोचना या मनन करना। यदि हम चोरी करते हैं, यदि हमारे द्वारा चोरी की जाती है या चोरी का प्रयत्न किया जाता है, तो हम उसे दो प्रकार से उसका दंड पाते हैं। एक तो परिवार के रूप में या परिवार के द्वारा, और दूसरा कानून के द्वारा। हम व्यवहारिक रूप में बात करते हैं कि यदि किसी भी बालक के द्वारा चोरी की जाती है और वो पकड़ा जाता है तो सीधा सीधा उसके परिवारजनों के द्वारा उसे दंडित किया जाता है, और दंड का तरीका पारिवारिक रूप से और कानूनी रूप से दोनों ही रूपों में भिन्न भिन्न होता है। पारिवारिक रूप से उसे डांट फटकार या फिर उसकी पिटाई की जाती है, मारा पीटा जाता है, लेकिन कानूनी रूप से उसके लिए अलग दंड का प्रावधान होता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपराध है वो एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में, अर्थात एक सामाजिक या समाजशास्त्रीय रूप में जब हम अपराध को देखते हैं तो किस प्रकार से उसको परिभाषित किया जा सकता है। अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वो कार्य और व्यवहार जो समाज विरोधी हैं, अर्थात
जो कि सामाजिक नियमों के विपरीत हैं, समाज के नियमों के, मूल्यों के और मानदंडों के विपरीत आचरण हैं, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अपराध को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इलियट और मेरिल ने परिभाषित किया है और बताया है कि समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड का निर्धारण करता है, अपराध कहलाता है। अर्थात वो व्यवहार जो कि समाज द्वारा अस्वीकार किया जाता है और जिस व्यवहार के लिए समूह द्वारा या समाज द्वारा दंड का प्रावधान किया जाता है, वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार माउरर ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है, अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन कहा जा सकता है। बहुत ही सरल परिभाषा है कि जो अपराध है वो सामाजिक मानदंड है, जो सामाजिक मानदंड हैं, सामाजिक मूल्य हैं, हमारे जो सामाजिक नियम और आदर्श हैं, उनके विपरीत आचरण या उनका उल्लंघन करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। यदि हम बहुत सूक्ष्म रूप से इसका अध्ययन करें या बहुत छोटे रूप में इसको देखें तो हम पाएंगे कि यदि हमें परिवार में सिखाया जाता है कि सच बोलना चाहिए और यदि कोई बालक सच नहीं बोलता है तो उसे दंड दिया जाता है या समझाया जाता है। अर्थात पारिवारिक रूप से या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए दंडित किया जा रहा है तो वह स्वतः ही अपराध बन जाता है, परंतु उसमें कुछ हद तक तार्किकता का होना आवश्यक है। यदि किसी ऐसे कार्य के लिए दंडित किया जाता है जो कि समाज विरोधी नहीं है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो अपराध हैं उसके अंतर्गत किन किन पक्षों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें पहला है, अपराध मानवीय संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। जब मानव समाज में रहता है और उसके संबंध विकसित होते हैं, परंतु जब मनुष्य द्वारा समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो मानवीय संबंध बिगड़ते हैं, अर्थात मानवीय संबंधों में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है, अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये निर्धारित किया जाए कि अमुक कार्य अपराध है अथवा नहीं। किसी भी कार्य को अपराध साबित करने के लिए अथवा अपराध का निर्धारण करने के लिए कुछ मानदंड होते हैं या कुछ नियम और आदर्श होते हैं। यदि सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के विपरीत आचरण किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा है, अपराध समाज व्यवस्था के लिए खतरनाक समझा जाता है। अब यदि हम व्यवहारिक रूप से बात करें कि कोई भी कार्य जो कि समाज विरोधी है, जिसके लिए समाज उस कार्य को करने की आज्ञा नहीं देता है या उस कार्य को करने के लिए दंड का प्रावधान है, तो स्वतः ही वह कार्य समाज के लिए खतरनाक बन जाता है। अगला है, अपराध वह कार्य है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो। कभी भी अपराध का निर्धारण करने के लिए सामूहिकता या संपूर्ण जो सामाजिक प्रतिक्रिया है उसकी आवश्यकता होती है। जब मनुष्य कोई समाज विरोधी कार्य करता है और समाज उसके लिए प्रतिक्रिया देता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा चोरी, डकैती या अन्य कोई अपराध किया जाता है और समाज उसे हेय दृष्टि से देखता है या समाज द्वारा उसकी आलोचना की जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।
5वां है, अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। किसी भी अपराध के लिए दंड का प्रावधान होता है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि दंड कम होगा अथवा ज़्यादा, कि अपराध जो है वो छोटा है अथवा बड़ा। सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण अपराध होता है, परंतु यदि हम ये देखेंगे कि कुछ अपराध समाज में दंडनीय होते हैं और कुछ अपराध समाज में दंडनीय नहीं होते हैं, उन्हें केवल समझा के ही ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है। आगे हम देखेंगे अपराध एक कानूनी अवधारणा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अपराध एक समाजशास्त्रीय अवधारणा, कि समाजशास्त्रीय नज़रिए से या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम अपराध को कैसे समझ सकते हैं, वो हमने देखा। ठीक इसी प्रकार अपराध को एक कानूनी दृष्टिकोण से हम या संवैधानिक दृष्टिकोण से हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि एक ही कार्य के लिए समाज और कानून दोनों के लिए दंड का प्रावधान भिन्न भिन्न होता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा, बालक द्वारा चोरी की जाती है तो समाज द्वारा उसे अलग दंड दिया जाएगा एवं कानून द्वारा उसे अलग दंड दिया जाएगा। तो अब हम कानूनी दृष्टिकोण से अपराध को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि टेफ्ट ने कहा है, वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। अर्थात अपराध एक ऐसी क्रिया है, वह कार्य जो कानून के अनुसार दंडनीय है, जिस कार्य के लिए कानून के द्वारा दंड दिया जाता है वो अपराध कहलाता है। सेटना ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है, अपराध वह कार्य है जिसके लिए कानून दंड देता है। इसी प्रकार हेकरवाल ने कहा है, कानून के दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। अब यदि हम सभी परिभाषाओं को देखेंगे तो इन सभी में से एक ही बात हमें स्पष्ट होती है, और वो क्या, कि जब व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, जो संविधान के जो नियम हैं, जो कि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से सरकार तथा राज्य द्वारा बनाए गए हैं, उनका जब उल्लंघन किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से अपराध को परिभाषित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अपराध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, कि किस किस प्रकार से अपराध को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। इसमें कुछ विचारकों का जो योगदान है या कुछ विचारकों के अनुसार हम देखेंगे कि अपराध को किन किन श्रेणियों में या किन किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सदरलैंड ने अपराध को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, या अपराध के 2 भाग या 2 भाग वर्गीकरण करके बताए हैं। पहला साधारण अपराध और दूसरा जघन्य अपराध। यदि हम सामान्य भाषा में या व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो साधारण अपराध वो होते हैं जिनके लिए समाज में कठोर दंड का प्रावधान नहीं होता है। जैसे यदि हमने कभी अनुभव किया हो वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में, यदि हम किसी भी सार्वजनिक साधन से हम या बस से या किसी ट्रेन से हम जा रहे हैं और हम देखेंगे कि किसी ने किसी व्यक्ति की जेब काट ली या किसी सामान को चुरा लिया, तो हम देखेंगे कि उसे सभी लोगों द्वारा हिदायत देके या तो छोड़ दिया जाता है या कुछ मारपीट करके छोड़ दिया जाता है। तो ये साधारण अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा जघन्य अपराध, ऐसे अपराध जिनके लिए कानून द्वारा कठोर दंड दिए जाते हैं या कठोर दंड का प्रावधान किया जाता है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण आदि। ये सभी अक्षम्य अपराध होते हैं जिनके लिए कानून द्वारा दंड दिया जाता है एवं कठोर दंड दिया जाता है।
अब इसी प्रकार से एक वर्गीकरण क्लीनार्ड तथा क्वीने ने किया है और उन्होंने 8 प्रकार के अपराध बताए हैं। अपने वर्गीकरण में क्लीनार्ड और क्वीने ने 8 प्रकार के अपराधों का वर्गीकरण किया है, जिसमें उन्होंने पहला बताया है हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, जिसमें बलात्कार, हत्या आदि को सम्मिलित किया गया है और समाज द्वारा इस प्रकार के अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाता है। दूसरा है संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है धन लाभ या धन कमाना या संपत्ति कमाना। और इसके एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं जाली हस्ताक्षर करवाना, झूठे चेक लगाना या दुकानों पर चोरी करना या करवाना। ये सभी संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध के से संबंधित होते हैं। अगला है व्यावसायिक अपराध। जब व्यक्ति अपने व्यवसाय से संबंधित अपराध करता है तो वह व्यावसायिक अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जैसे मिलावट करना। यदि किसी वस्तु में अन्य वस्तु की मिलावट करके अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है तो वह व्यावसायिक अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा, गबन एवं झूठे विज्ञापन देना। यदि झूठे विज्ञापन के द्वारा लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है तो वह व्यावसायिक अपराध की श्रेणी में आता है। चौथा है राजनीतिक अपराध। राजनीतिक अपराध के अंतर्गत यदि राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए एक राजनीतिक पार्टी द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से किसी राजनेता द्वारा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की जासूसी करवाई जाती है या अपने लाभ के लिए तोड़फोड़ या हिंसात्मक कोई कार्य किया जाता है तो वो सब राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है। पांचवा है सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध, जैसे आवारागर्दी। आवारागर्दी अर्थात जैसे बिना किसी कारण के, बिना किसी निश्चित उद्देश्य के घूमना, ऐसे कार्य करना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। वेश्यावृत्ति, सड़क के नियम अर्थात यातायात के नियमों को फॉलो नहीं करना, यातायात के नियम तोड़ना, ये सभी सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध की श्रेणी में आते हैं। छठा है परंपरागत अपराध। परंपरागत अर्थात जो कि ट्रेडिशनल क्राइम जो होते हैं, जिनमें डकैती, लूटमार, अपहरण, जैसे फिरौती के लिए अपहरण करना अथवा किसी अन्य लाभ के लिए अपहरण करना, लूटमार करना, डकैती करना, ये सभी परंपरागत अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अगला है संगठित अपराध। संगठित अपराध, संगठन अर्थात जब कुछ लोग मिलकर या संगठित रूप से लोगों का समूह मिलकर कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज विरोधी हो अथवा जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़े अथवा समाज को नुकसान हो, जिनमें सोने की या किसी भी धातु की तस्करी, अफीम, गांजा आदि की तस्करी या उसका अवैध व्यापार, ये सभी प्रकार के अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला है पेशेवर अपराध, जैसे पेशेवर अर्थात प्रोफेशनल क्राइम। जब व्यक्ति अपराध को ही अपना पेशा बना लेता है, अर्थात अपने जीवन यापन का तरीका ही वो अपराध को बना लेता है, जैसे जेब काटना, चोरी करना, नकली नोट छापना अथवा नकली नोटों को बाजार में चलाना, ये सभी जो अपराध हैं वो पेशेवर अपराध कहलाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपना पेशा ही अपराध बना लेता है तो वो पेशेवर अपराधी या पेशेवर अपराध कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे एवं जो इसके अगला पार्ट है उसमें हम लोग अपराध से संबंधित सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही अपराध के क्या क्या कारक हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह विषय, यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।